डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में पीएम मोदी हुए शामिल। दोनों हाथों में डमरू, शिव भक्तों का लगा रहा हुजूम। माघ मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं का डिजिटल मार्गदर्शन करेगा माघ मेला सेवा ऐप। सीएम योगी ने समीक्षा बैठक के दौरान किया ऐप का उद्घाटन। मेला क्षेत्र के सभी बिजली के खंभों पर लगाए गए क्यूआर कोड से मिलेगी मदद। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला गरमाया। न्याय के लिए निर्णायक संघर्ष का ऐलान। कई संगठन निकालेंगे रैली। आज उत्तराखंड बंद का आह्वान। राम मंदिर में पकड़ा गया कश्मीरी अबू शेख। खुफिया एजेंसियों से मिले अहम इनपुट। अयोध्या में हाई अलर्ट। ग्रॉक विवाद पर एलन मस्क के एक्स का बड़ा फैसला। एक्स से डिलीट किए गए 600 अकाउंट्स। कंपनी ने कहा अश्लील कंटेंट को नहीं देंगे परमिशन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले से स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार अगले 5 वर्षों में झारखंड में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 25 से बढ़ाकर 30 करने की दिशा में काम कर रही है। आदित्यपुर में एक निजी मेडिकल कॉलेज के पहले एमबीबीएस बैच की कक्षाओं के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार मेडिकल शिक्षा के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम विकसित कर रही है। इसका उद्देश्य राज्य में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देना है। साथ ही आम जनता को आधुनिक और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना भी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने भरोसा जताया कि इस पहल से झारखंड का स्वास्थ्य ढांचा और मजबूत होगा। प्रयागराज में माघ मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए इस बार मेला प्रशासन ने कई नवाचार किए हैं। इन्हीं प्रयासों के तहत माघ मेला सेवा ऐप को शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माघ मेला क्षेत्र पहुंचकर इस ऐप का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम योगी ने आगामी स्नान पर्वों की तैयारियों को लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। माघ मेला सेवा ऐप के माध्यम से तीर्थ यात्रियों को डिजिटल मार्गदर्शन और विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मेला अधिकारी ऋषिराज के अनुसार ऐप को इस तरह डिजाइन किया गया है कि श्रद्धालु मेला क्षेत्र के किसी भी हिस्से से अपनी समस्या सीधे प्रशासन तक पहुंचा सके। मेला क्षेत्र के बिजली के खंभों पर लगाए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर शिकायत दर्ज की जा सकेगी, जिस पर संबंधित विभाग तत्काल कार्रवाई करेगा। माघ मेले में ये सुविधा पहली बार शुरू की गई है। उत्तराखंड आंदोलन और पर्वतीय मूल के विभिन्न संगठनों ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय के लिए निर्णायक संघर्ष का ऐलान किया है। रुड़की टॉकीज चौक स्थित एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि वे मौजूदा सीबीआई जांच से संतुष्ट नहीं हैं। संगठनों की मांग है कि मामले की सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी जज की निगरानी में कराई जाए। इसी मांग को लेकर रविवार को प्रदेश बंद का आह्वान किया गया है। इसके साथ ही देर शाम न्याय की मांग को लेकर मशाल जुलूस भी निकाला गया। पदाधिकारियों का कहना है कि अब तक मामले से जुड़े कई अहम तथ्य सामने नहीं आ पाए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक पीड़िता को पूर्ण न्याय नहीं मिलेगा, उनका आंदोलन जारी रहेगा। अंकिता भंडारी हत्याकांड ने देहरादून ने नया मोड़ ले लिया है। भगवाधारी बाबा के बाद अब सफाधारी जोशी भी इस केस में वाइल्ड कार्ड एंट्री ले चुके हैं। पर्यावरण की चिंता करने वाले एक्टिविस्ट अनिल जोशी को सताई मृत आत्मा अंकिता भंडारी चिंता 2022 के बाद अब टूटी एक्टिविस्ट अनिल जोशी की गहरी नींद। अचानक से सिर पर साफा पहन अज्ञात वीआईपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने डीजीआईपी के पास पहुंच गए। पर्यावरण के लिए पद्म भूषण पाने वाले अनिल जोशी डीजीपी और गृह विभाग को उन्होंने लिखित शिकायत दर्ज कराई। अनिल जोशी ने अंकिता केस में शामिल अज्ञात वीआईपी की भूमिका की जांच की मांग की। पुलिस ने अनिल जोशी की शिकायत पर कार्रवाई शुरू कर दी है। अयोध्या स्थित राम मंदिर परिसर में एक संदिग्ध व्यक्ति के मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं।
देर रात तक अयोध्या पुलिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीआरपीएफ और कश्मीर की अन्य सुरक्षा एजेंसियों के संपर्क में रही। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सभी एजेंसियों ने पकड़े गए व्यक्ति के किसी भी संदिग्ध या आतंकी गतिविधि में शामिल होने के संकेत नहीं दिए हैं। जांच में सामने आया कि पकड़ा गया व्यक्ति अबू अहमद शेख शनिवार सुबह पटना से आगरा जाने वाली ट्रेन से अयोध्या पहुंचा था और सीधे राम मंदिर गया था। पुलिस ने उसके परिजनों से संपर्क किया, जिन्होंने उसे मानसिक रूप से मंदित बताया है और बताया कि वह लंबे समय से अखरोट बेचने का काम करता है। पुलिस ने एहतियातन उसके बेटे को बुलाया है, जो अयोध्या के लिए रवाना हो चुका है। हालांकि फिलहाल कोई खतरे का संकेत नहीं है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी को और सख्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में पेयजल व्यवस्था को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए हर स्तर पर जल्द सुनवाई अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। सीएम निवास में हुई उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि जल्द सुनवाई महज औपचारिकता नहीं, बल्कि जनजीवन से जुड़ा गंभीर विषय है। नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत से लेकर ग्राम पंचायत तक नियमित जल सुनवाई आयोजित की जाएगी। पेयजल व्यवस्था को तकनीकी रूप से मजबूत करने के लिए पहली बार लीकेज डिटेक्शन में रोबोट तकनीक के इस्तेमाल का फैसला लिया गया है। इसका उद्देश्य पानी की बर्बादी रोकना और सीवेज मिश्रण जैसी समस्याओं के समय रहते पहचान कराना है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि दूषित पानी की आपूर्ति किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी। संकट की स्थिति में तत्काल स्वच्छ वैकल्पिक जल व्यवस्था की जाएगी और लापरवाही पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई तय होगी। उत्तराखंड के चंपावत में अध्यात्म भूमि मायावती आश्रम में स्वामी विवेकानंद की 164वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में सनातन संस्कृति, विवेकानंद के विचारों और युवा शक्ति के महत्व पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रबुद्ध भारत के संपादक स्वामी दिव्य कृपानंद जी महाराज ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जैसे दिव्य और तेजस्वी व्यक्तित्व सनातन संस्कृति के षोडश संस्कारों की साधना का परिणाम है। उन्होंने कहा कि विवेकानंद ने हर विचार को कसौटी पर परखा और मानवता को सर्वोपरि रखा। विधिक साक्षरता शिविर को संबोधित करते हुए सिविल जज और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव भवदीप सिंह रावत ने कहा कि यदि देश को 100 ओजस्वी और सकारात्मक सोच वाले युवा मिल जाए तो भारत की तस्वीर बदली जा सकती है। उन्होंने युवाओं से नशे और मोबाइल की लत से दूर रहकर राष्ट्र चरित्र और अनुशासन अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आश्रम प्रबंधक स्वामी सुहृदानंद ने की। इस अवसर पर संतगण, विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी, गणमान्य नागरिक, युवा एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। मैनपुरी जनपद के कुरावली थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसे से इलाके में हड़कंप मच गया। बीकापुर रामनगर मार्ग पर जेसीबी से मिट्टी डालने के दौरान अचानक सड़क की मिट्टी धंस गई, जिसमें 11 वर्षीय बालक पुष्पेंद्र मिट्टी के नीचे दब गया। हादसे के बाद जेसीबी चालक मशीन लेकर मौके से फरार हो गया। शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने करीब 10 फीट गहरे गड्ढे में दबे बच्चे को निकालने की कोशिश की। दूसरी जेसीबी मशीन मंगवाकर लगभग 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बालक को बाहर निकाला गया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। वृंदावन स्थित प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज के कृष्णशरणम परिसर के फ्लैट नंबर 212 में देर रात अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और फ्लैट के शीशे तोड़कर आग पर काबू पाया गया। दमकल कर्मियों की तत्परता से कुछ ही समय में आग को पूरी तरह बुझा दिया गया। बताया गया कि प्रेमानंद जी महाराज पहले इस फ्लैट में रहते थे, हालांकि वर्तमान में वे केलीकुंज स्थित आश्रम में निवास कर रहे हैं। घटना के दौरान आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर जमा हो गए। रात की बात ये रही कि इस अग्निकांड में किसी प्रकार की जनहानि या बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि कवरेज के दौरान कुछ मीडिया कर्मियों से अभद्रता की शिकायत भी सामने आई है।
पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बमनपुरी में गुरुवार देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक अज्ञात व्यक्ति ने खड़े वाहनों में आग लगा दी। मध्यरात्रि करीब 1:50 पर बैंक ऑफ बड़ौदा के पास खड़ी बुलेरो कार से शुरू हुई आग देखते ही देखते विकराल हो गई। आग की चपेट में 3 कारें, 2 ई-रिक्शा और एक लंबे समय से बंद दुकान जलकर राख हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सीसीटीवी फुटेज में आगजनी की पुष्टि हुई है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। हमीरपुर जिले के मदहा कस्बे में देर रात बड़ा चौराहा स्थित नवीन मार्केट में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने एक ही मालिक के किराना की 2 दुकानों को पूरी तरह चपेट में ले लिया। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि बगल में एक अन्य दुकान भी जलकर क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद बाजार में अफरा तफरी मच गई और लोग दहशत में आ गए। सूचना मिलते ही दमकल विभाग, पुलिस और स्थानीय दुकानदार मौके पर पहुंचे। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस अग्निकांड में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। अंबेडकर नगर जिले में 50 दिनों से लापता 12 वर्षीय बालक हिमांशु विश्वकर्मा को पुलिस ने गाजियाबाद से सकुशल बरामद कर लिया है। इस बरामदगी के साथ ही पुलिस ने राहत की सांस ली है, क्योंकि मामले को लेकर प्रशासन पर भारी दबाव बना हुआ था। आलापुर थाना क्षेत्र निवासी हिमांशु 21 नवंबर 2025 को दवा लेने के लिए घर से निकला था, जिसके बाद वो लापता हो गया था। बच्चे की तलाश को लेकर परिजन कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठ गए थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी 2 बार मुलाकात की थी। मामला राजनीतिक तूल पकड़ चुका था, जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सरकार और पुलिस पर सवाल उठाए थे। पुलिस पूछताछ में बालक ने बताया कि घरेलू कारणों से वह घर छोड़कर चला गया था। अब बालक की सुरक्षित बरामदगी से परिजनों के साथ साथ पुलिस प्रशासन को भी बड़ी राहत मिली है। हरदोई जिले के कस्बा पिहानी के मोहल्ला छिपीटोला में शनिवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तालाब से मगरमच्छ बाहर निकल आया। बताया जा रहा है कि मगरमच्छ धूप सेकने के लिए तालाब के किनारे आ गया था। मगरमच्छ को देखते ही स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई और दहशत का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तालाब के पास मौजूद लोग जान बचाने के लिए घरों की ओर भागने लगे। सूचना मिलने पर नगर प्रशासन और वन विभाग को अवगत कराया गया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ पर निगरानी शुरू की। काफी देर बाद मगरमच्छ दोबारा तालाब में चला गया, तब जाकर क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली। मैनपुरी जनपद के थाना एलाव क्षेत्र अंतर्गत किशनी मार्ग पर ग्राम भामत के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मैनपुरी की ओर से आ रही एक प्राइवेट बस ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार वीरपाल शाक्य गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसकी बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह और थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया और स्थिति को शांत कराया। घायल युवक को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। झारखंड हाईकोर्ट ने निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे की जमानत मामले पर सुनवाई करते हुए बीते कल उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। इस दौरान कोर्ट ने ये माना कि विनय चौबे एक अत्यंत प्रभावशाली पद पर रहे हैं। ऐसे में जमानत मिलने पर वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत बताते हैं कि याचिकाकर्ता विनय चौबे बिचौलियों के जरिए लेन देन में शामिल थे। गौरतलब है कि हजारीबाग के तत्कालीन उपायुक्त विनय चौबे पर एसीबी ने सरकारी और प्रतिबंधित जमीनों के अवैध हस्तांतरण का केस दर्ज किया था। हजारीबाग में विनय चौबे के डीसी के रहते हुए 5000 एकड़ का जमीन घोटाला हुआ। एसीबी ने इसकी जांच कर पूरे मामले की रिपोर्ट अदालत को सौंपी, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई में विस्तार के आदेश दिए गए। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण की सूची जारी किए जाने पर राज्य भर में एक नई सियासत शुरू हो गई है।
दरअसल बीजेपी ने राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नगर निगम के महापौर और नगर परिषद नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए जारी की गई आरक्षण पर सवाल खड़ा किया है। पार्टी का कहना है कि राज्य सरकार मनमाने तरीके से चुनाव कराने को तैयार है। उधर भाजपा के आरोप को खारिज करते हुए सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि देर जरूर हुई है, लेकिन पूरी पारदर्शिता के साथ आरक्षण रोस्टर तय किया गया है। पार्टी का ये भी कहना है कि जारी लिस्ट में सभी वर्गों को स्थान दिया गया है और इस पर जो सवाल उठा रहे हैं वो बेबुनियाद है। टनकपुर चंपावत बैराज क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एनएचपीसी टनकपुर की शिकायत पर तहसीलदार जगदीश नेगी के नेतृत्व में बैराज क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित 6 दुकानों को बुलडोजर से हटाया गया। कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासनिक टीम की सख्ती से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। उप जिलाधिकारी आकाश जोशी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकारी भूमि पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भविष्य में भी ऐसे अवैध कब्जों के खिलाफ निरंतर अभियान चलाया जाएगा और सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त रखा जाएगा। प्रशासन की इस निर्णायक कार्रवाई से क्षेत्र में ये साफ संदेश गया है कि नियमों की अनदेखी करने वालों पर अब सीधी कार्रवाई तय है। साथ ही आमजन से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण या कब्जे से बचें। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट यानी आईएसआईएस के कई ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। ये कार्रवाई ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक के तहत की गई, जिसका मकसद क्षेत्र में सक्रिय आतंकी नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करना था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि यह हमला अमेरिकी समय अनुसार दोपहर करीब 12:30 बजे किया गया। इन हमलों में सीरिया के अलग अलग इलाकों में मौजूद आईएसआईएस के ठिकानों को निशाना बनाया गया। यह अभियान आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका की निरंतर प्रतिबद्धता का हिस्सा है। इस कार्रवाई का मकसद अमेरिकी सैनिकों और सहयोगी बलों पर होने वाले आतंकी हमलों को रोकना, भविष्य के खतरों को खत्म करना और क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित कराना है। दो टूक कहा, जो भी हमारे सैनिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे दुनिया के किसी भी कोने में ढूंढकर खत्म किया जाएगा। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।